मैं रामकर सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जूलॉजी की इस क्लास में जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ें कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोग टेक्सोनॉमी, एनिमल किंगडम, एनिमल सेल, क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर एंड जीन्स या फिर जेनेटिक कोड, इनहेरिटेंस, ह्यूमन जेनेटिक्स, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, यहाँ तक की टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप सो आप लोगों ने इसके पहले का वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। इसको हम 2-3 वीडियो में पूरी तरह से कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आप जूलॉजी से आप पढ़ने जा रहे हैं पीजीटी, टीजीटी या फिर 6 to 8, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ना सिर्फ बीपीएससी टीआरई, इसके अलावा जीआईसी, डी ट्रिपल एसबी, यूपी पीसीएस जीआईसी, राजस्थान पीसीएस पीजीटी, इन सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ये वीडियो चलाया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये क्लासेस, ये वीडियो अपने सभी दोस्तों, सभी रिश्तेदारों तक शेयर कर दीजिए, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जूलॉजी की क्लासेस कराना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था, लेकिन आप ही लोगों में से एक कमेंट आया था, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि मैम जूलॉजी के भी क्लासेस करा दीजिए। चूँकि जूलॉजी पे व्यू कम आ रहे थे, तो मुझे लगा कि हो सकता है आप लोग का इंटरेस्ट ना हो, इसलिए मैंने जूलॉजी की क्लास बंद करवा दिए थे। बॉटनी और जीएस करवा रही थी, लेकिन आप लोगों का कमेंट आया, तो आप में से किसी एक की भी बात टाली नहीं जा सकती क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, आपका अपना परिवार है। आप हर एक की डिमांड पूरी की जाती है यहाँ पे। तो मैं उस सिंगल पर्सन जो हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है उसकी बात को कैसे टाल सकते हैं। वो कमेंट किसका था, आगे बढ़ने से पहले एक बार वो कमेंट देख लेते हैं, फिर वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमारे पास कमेंट आया हुआ है नीलम यादव जी का। मैं आपको दिखा देती हूँ, कहीं आपको ये ना लगे कि मैम झूठ बोल रही हैं। नीलम यादव जी ने कमेंट किया है, मैम और क्लासेस कराइए जूलॉजी की, इसलिए मैं जूलॉजी की क्लासेस आपके लिए लेकर आई हूँ। नीलम यादव जी हमारी एक ऐसी स्टूडेंट है जो हर क्लास में हमारे साथ जुड़ी रहती हैं और पूछे गए क्वेश्चन का जवाब भी देती हैं। थैंक यू नीलम जी, हमें इतना मोटिवेट करने के लिए। इसके अलावा अगर आप लोग भी चाहें तो हमारे साथ इस तरह कमेंट बॉक्स से आप हर एक के कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेटेड द गॉल ब्लैडर ऑफ रिलीज बाइल। पित्त का स्रावण करने में निम्नलिखित में से कौन सा पित्ताशय को उत्तेजित करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एंटेरोक्राइन, ड्यूओक्राइन, एंटेरोक्राइनिन, ड्यूओक्राइनिन, कोलेस्ट्रोकाइनिन या फिर वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। इनमें से कौन सा वो है जो पित्ताशय को उत्तेजित करता है बाइल जूस स्रावित करने के लिए। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से जवाब बताइए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन्स है। ये कार्य क्या करता है, ये पित्ताशय से स्रावण के लिए, मतलब पित्त रस के स्रावण के लिए, बाइल जूस के स्रावण के लिए पित्ताशय को यानी कि पैनक्रियाज को उत्तेजित करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल तंत्र का एक पेप्टाइड हार्मोन्स है जो वसा एवं प्रोटीन के पाचन को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स है। पित्ताशय में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है, ये आप सभी को पता होगा, फिर भी यह पाचन में सहायता करता है। अगर पूछा जाए पित्ताशय का पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो पित्ताशय मार्क करके मत आइएगा, गाल ब्लैडर मार्क मत करिएगा, क्योंकि जो बाइल जूस है इसका निर्माण जो है कहाँ होता है, हमारे लीवर में होता है। कहाँ पे होता है, लीवर में। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसका नेचर कैसा होता है, तो यह क्षारीय होता है, वेसिक होता है। कैसा होता है, वेसिक होता है। पित्त लवण वसा के बड़े अणुओं को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर देते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम बात करें एंटेरोकाइनिन की, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट इंटेस्टाइनल ग्लैंड को उत्तेजित करता है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है एंटेरोकाइनिन, क्राइनिन, तो ये प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और उत्तेजित किसको करता है, उत्तेजित करता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड को। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें डियोक्राइनिन की, तो डियोक्राइनिन ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम से स्राव करता है। और ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वहाँ से चिपचिपा बलगम के स्राव को उत्तेजित करता है। ओके, वहीं पे बात करें बेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड की, या जिसे बीआईपी कहा जाता है, या न्यूरोपेप्टाइड है और एक प्रकार का हार्मोन्स भी होता है। यहाँ पे इसका जो सही जवाब वो ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। बस आप इसको फटाफट से लोगों तक शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द एंजाइमिक हाइड्रोलिसिस अकर्स इन व्हिच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड फ्रॉम व्हिच डाइजेस्टिव ग्लैंड। अधिकतम किण्वन यानी एंजाइमों द्वारा जल अपघटन आहार नाल के किस भाग में और किस पाचक ग्रंथि द्वारा होता है। ऑप्शन स्टमक एंड सैलिवरी ग्लैंड,
स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन एंड ब्रूनर ग्लैंड, ओरल कैविटी एंड लीवर, किसके द्वारा जो है सबसे ज़्यादा जल अपघटन होता है, किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पेनक्रियाज। अधिकतम एंजाइम का जल अपघटन आहार नाल के, छोटी आंत जिसे क्षुद्रांत कहा जाता है, और अग्नाशय जो है इसमें मौजूद पाचन ग्रंथियों में होता है। एंजाइमिक हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया आंतों में भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड में तथा प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाता है, जबकि वसा ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूटता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका वसा होता है, फैट होता है, वो किस में टूटता है? तो फैट जो होता है ये ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूटता है। वहीं पे अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये मोनोसेक्राइड, और अगर बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है ये एमिनो एसिड में टूटता है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन और पैनक्रियाज में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन पित्ताशय में उपस्थित नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने, डाइजेस्टिव एंजाइम, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड या फिर बाइल साल्ट। फटाफट से जवाब दीजिए और आगे बढ़ते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करते जाइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डाइजेस्टिव एंजाइम। पित्ताशय में कोलेस्ट्रॉल, पित्त लवण और फास्फोलिपिड जो है ये पाया जाता है, जबकि यहाँ पे क्या, कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया, यह एक पाचक द्रव है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, लेकिन इसमें पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। पहली चीज। दूसरा जो यहाँ से कंफ्यूजन होता है कि पित्त रस बनता कहाँ है, तो ये पित्ताशय में ना बनकर पित्ताशय में स्टोर होता है। बनता कहाँ है? तो ये हमारे लीवर में बनता है। कहाँ पे बनता है? लीवर में। पित्त रस में होता क्या है? तो पित्त रस में लवण और एक वर्णक होता है जिसे बिलिरुबिन कहा जाता है, ये पाया जाता है। बिलिरुबिन क्या है? बिलिरुबिन वही वर्णक है जो हमारे मल मूत्र को पीला रंग प्रदान करता है। पीलिया में इसकी मात्रा अत्यधिक हो जाती है शरीर में, जिससे हमारा शरीर पीला पड़ने लगता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि पित्त रस में क्या नहीं पाया जाता? तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो नहीं पाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका के उस अंग के अस्तर वाले ऊतक में पाए जाने की संभावना है जो श्लेष्मा पैदा करता और छोड़ता है? Which of the following cells would likely be found in the tissue lining the organs that proceed and released म्यूकस? गॉबलेट सेल, मास्ट सेल, माइक्रोफेजेस या फिर ऑस्टियोब्लास्ट? क्या ऐसा है जो श्लेष्मा पैदा करता है और छोड़ता है? फटाफट से जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गॉबलेट सेल। गॉबलेट कोशिका या गॉबलेट सेल उस अंग के अस्तर वाले ऊतक में पाई जाती है जो श्लेष्मा पैदा करता और छोड़ता है। यह कोशिकाएं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से उत्पन्न होती हैं और इनका नाम गॉबलेट कप जैसी संरचना के कारण पड़ा है। किस कारण इनका नाम गॉबलेट पड़ा? क्योंकि इनकी जो संरचना होती है वो कप के आकार की होती है, इसलिए पड़ा है। अगर पूछा जाए इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तो इनका प्राइमरी फंक्शन श्लेष्मा को स्रावित करना और एक सुरक्षात्मक बलगम परत बनाना। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक कोशिका श्लेष्मा उत्पन्न करने के लिए श्लेष्मा स्रावित करती है, इसलिए इसे कोशिकीय श्लेष्मा ग्रंथ भी कहा जाता है, यानी कि म्यूसिलेजिनस ग्लैंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? गॉबलेट सेल की। और गॉबलेट सेल जो होता है, गॉबलेट सेल ये कप जैसी आकृति का होता है, इसलिए इसका नाम गॉबलेट सेल पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनर्स का जाल यानी माइनर्स प्लेक्सिस इज फाउंड इन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क करिएगा। यूपीपीसीएस जीआईसी में आया हुआ है, हो सकता है DSSB या फिर पीजीटी जो आपका 2022 वाला जिसका डेट आ गया है। पीजीटी की डेट आ गई है, आप लोग को पता है कि नहीं? पीजीटी का जो हमारा एग्जाम है जो 2022 का पेंडिंग है, जो लोग यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनका डेट 9 और 10 मई को पीजीटी का एग्जाम होना है आपके। ठीक है, तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा। माइनर्स प्लेक्सिस इन फाउंड इन लीवर। और जीआईसी का जो एग्जाम दे रहे हैं उनको तो पता होगा 3 और 4 मई को जीआईसी का एग्जाम है, उन लोग को भी पता होगा। माइनर्स प्लेक्सिस किस में पाया जाता है? लीवर, लंग्स, किडनी या फिर इंटेस्टाइनल वाल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटेस्टाइनल वाल। इंटेस्टाइनल वाल्स में माइनर्स प्लेक्सिस पाई जाती हैं। माइनर्स का जाल आंतों की दीवारों में सब म्यूकोजल ऊतक में स्थित एक तंत्रिका जाल होती है। ओके, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये कहाँ होती है? तो इंटेस्टाइन के दीवार में सब म्यूकोसल ऊतक में स्थित होता है। यहाँ पे देखिए ये इंटेस्टाइन का वाल है और यहाँ पे जो है माइनर्स प्लेक्सस पाई जाती हैं। कहाँ पे है? ये है। ये देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, बाइल कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है? जीआईसी में भी आया हुआ है 2015 में और 2021 में, दोनों बार आया हुआ है। तो बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है? बाइल प्रोड्यूस होता है यकृत में, कई बार बता चुके हैं। बाइल का पीएच क्या होता है? चूंकि बाइल क्षारीय होता है तो इसका पीएच 7.5 से लेके 7.7 तक होता है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। या एक तरल पदार्थ है जो यकृत द्वारा बनाया जाता है और पित्ताशय की थैली में यानी बाइल डक्ट में स्टोर होता है। या वसा को वसीय अम्ल में तोड़ देता है, यानी फैट को फैटी एसिड में तोड़ देता है और भोजन पचाने में सहायता करता है। इसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। पीएच कितना है? 7.5 से 7.7। अगर पूछा जाए बाइल होता क्या है, तो बाइल एक गाढ़ा और चिपचिपा पीला हरे रंग का द्रव है, ठीक है। और इसकी जो संरचना है, इसमें सबसे ज्यादा वाटर पाया जाता है। अगर पूछा जाए वाटर कितना परसेंट, तो 97 से 98% इकलौता इसमें वाटर पाया जाता है, अकेले ही। इसके अलावा इसमें जो पित्त लवण पाए जाते हैं वो 0.2% पाए जाते हैं। पित्त लवण क्या है? बिलुवरीन जो होता है ये 0.2% पाया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें, सॉरी, पित्त लवण जो है, ये पित्त लवण 0.7% पाया जाता है और विलुवीरिन जो है ये 0.2% पाया जाता है। वसा जो है वो 0.51% पाया जाता है। वसा कितना? 0.51% पाया जाता है। वसा में क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल, वसीय अम्ल, लैसेथिन, ये सब 0.51% पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? वाटर कितना? 97 से 98%। अगला, मेजर साइट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज, पानी के अवशोषण का मुख्य स्थान क्या है? स्टमक, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन? ये भी जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब भी करिए और इसको दोस्तों के साथ भेजते भी रहिए, जिससे ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। सही जवाब ऑप्शन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा पानी का क्या होता है? अवशोषण होता है। अगला, ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन, ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? ओसोफेगस, लीवर, स्टमक या ड्यूडेनम? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जिसे ग्रहणी कहा जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, इसमें ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां ग्रहणी के सबम्यूकोसा में स्थित होती हैं, ठीक है। और इसके पीएच के साथ बलगम का स्राव करती हैं, जो पेट में काइम के प्रभाव को बेअसर करने का काम करता है। काइम क्या होता है? भोजन, यानी जब फूड, हम जब माउथ के द्वारा फूड को इनगल्फ करते हैं तो ये फूड के रूप में आता है, लेकिन जब यहाँ पे 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है तो ये आगे जाता है और बोलस बन जाता है। क्या बन जाता है? बोलस बन जाता है। और यही बोलस जब आगे जाकर हमारे स्टमक में पहुंचता है और एचसीएल से मिलता है तो ये काइम का रूप ले लेता है। क्या ले लेता है? काइम का रूप ले लेता है। और ये काइम एचसीएल के मिलने की वजह से अम्लीय हो जाता है, क्योंकि स्टमक में म्यूकोसा की एक परत पाई जाती है जो इस अम्ल से हमारे बॉडी की रक्षा करती है, हमारे स्टमक की रक्षा करती है। लेकिन जैसे ही भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले रीजन में जाएगा और ये एचसीएल जो मिला हुआ है जिससे अम्लीय भोजन है, ये जैसे इसको जाएगा तो इसकी दीवारों को जला के नष्ट कर देगा। इसीलिए यहाँ पे जो है ये क्या कहते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड जो है ये क्या करता है, यहाँ पे इसको क्या करता है? क्षारीय बनाने में मदद करता है। क्या करता है? क्षारीय बनाने में मदद करता है, काइम के प्रभाव को बेअसर कर देता है, ठीक है, जिससे भोजन क्षार के रूप में आगे बढ़ता है, ठीक। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज जोहान कॉर्नॉट ब्रूनर ने किया था और उन्हीं के नाम पे इसका नाम ब्रूनर्स ग्लैंड रखा गया था। ओके, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वयस्क मानव के पाचन पथ में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? यानी कि कौन सा एंजाइम जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें नहीं पाया जाता? पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन या ट्रिप्सिन? ध्यान दीजिएगा यहाँ वयस्क मानव लिखा है, ठीक है, यानी कि ह्यूमन लिखा है। तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज और ट्रिप्सिन ये भी पाया जाता है, लेकिन जो नहीं पाया जाता वो रेनिन होता है। रेनिन, अगर यहाँ केवल मानव लिखा होता तो आल प्रेजेंट हो जाता है, लेकिन वयस्क मानव में रेनिन नहीं पाया जाता, क्योंकि रेनिन जो होता है ये बच्चों में पाया जाता है। बच्चों में कब तक? 0 से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों में ही यह स्रावित होता है। और यह करता क्या है? तो जो वयस्क में पेप्सिन करता है यानी प्रोटीन का पाचन, वही बच्चों में रेनिन का कार्य होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह शिशु के जन्म से लेकर 3 वर्ष तक स्रावित होता है। रेनिन को प्रायः काइमोसिन के रूप में भी जाना जाता है। अगर यहाँ रेनिन न देकर इसका नाम दे दिया होता काइमोसिन, काइमोसिन, तो वो भी सही हो जाता, क्योंकि इसी का कॉमन नेम है काइमोसिन, ठीक है। ये गैस्ट्रिक ग्रंथियों की पेप्टाइड कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कुछ कथन दिए हैं, आपको बताना है, इन पर विचार करना और बताना है कि क्या बताना है इसमें।
देखते हैं आगे क्या पूछा है। पहला दिया है लार स्नेहक की तरह कार्य करता है, यानी जो स्लाइवा होता है वो लुब्रिकेंट होता है। बिल्कुल सही बात है, अगर स्लाइवा ना हो तो हमारा भोजन मिक्स नहीं हो पाएगा, इसलिए लार जो होता है वो लुब्रिकेंट की तरह कार्य करता है। दूसरा है लार एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। नहीं 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 नहीं, ये गलत हो गया। लार्ज एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में नहीं बल्कि माल्टोज में बदल देता है। किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। और सबसे पहले पाचन यही स्टार्ट होता है। 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है हमारे स्लैबरी ग्लैंड के द्वारा ही कर दिया जाता है। अगला, लार का पीएच 3.4 होता है, तो ये गलत हो जाएगा। लार का पीएच 6.5 से लेके 7.5 तक होता है। लार एमाइलेज की सक्रियता के लिए क्लोराइड आयन अनिवार्य है, तो बिल्कुल सही जवाब है, यानी 1 और 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 और 4 किस में दिया है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए जो है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि लार जो है ये एमाइलेज की सक्रियता के लिए क्लोराइड आयन अनिवार्य होता है, और लार जो है ये लुब्रिकेंट की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन के का संरचनात्मक अनुरूप जो कि प्रतिस्कंदी के रूप में प्रयुक्त होता है वह है। नेम ऑफ द स्ट्रक्चर एनालॉग ऑफ विटामिन के विच इज यूज्ड एज एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट के रूप में कौन यूज होता है? डाइकुमेरॉल, टोकेफेरॉल, आर्गोकैल्सिफेरॉल या फिर बीटा कैरोटीन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, एंटीकोगुलेंट के रूप में जो यूज होता है वो होता है डाइकुमेरॉल। विटामिन के का संरचनात्मक रूप जो कि प्रतिस्कंदी यानी एंटीकॉम्बलेंट के रूप में प्रयोग होता है, एंटीकोगुलेंट के रूप में प्रयुक्त होता है, वो क्या है? डाइकुमेरॉल है। वही बात करें टोकेफेरॉल की, तो इसे विटामिन ई के नाम से जाना जाता है, जो बांझपन के लिए जिम्मेदार होता है। आर्गो कैल्सीफेरॉल विटामिन D2 है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल और विटामिन D3 को कैलियो कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगर बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के की खोज किसने की थी? तो विटामिन के की खोज जो है वो कार्ल पीटर हेनरिक डैम, एक ही नाम है, कार्ल पीटर हेनरिक डैम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कार्ल पीटर हेनरिक डैम के द्वारा विटामिन के का नाम जो खोज है वो किया गया था। और विटामिन के का अगर आपसे साइंटिफिक नाम पूछ ले तो इसे फ्यूलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फ्यूलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फ्यूलोक्विनोन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, सिक्रेटिन एवं कॉलीसिस्टोकाइनिन पाचक हार्मोन से ये स्रावित करता है। सिक्रेटिन और कॉलीसिस्टोकाइनिन क्या स्रावित करता है, मतलब कहाँ से स्रावित होता है? तो ये ड्यूडेनम से स्रावित होता है। कहाँ से? ड्यूडेनम में। कहाँ से? ड्यूडेनम में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये ग्रहणी में स्रावित होता है। ठीक है, सिक्रेटिन और कॉलीसिस्टोकाइनिन ये मानव शरीर में पाचन प्रणाली के अंतर्गत वसा तथा प्रोटीन का पाचन करता है। और कोलिसिस्टोकाइनिन जो है इसे सीसीके कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पित्ताशय के संकुचन को भी उत्तेजित करता है और आंतों में पित्त लवण के प्रवाह को बढ़ाने में भी मदद करता है। वहीं पे बात करें अगर सिक्रेटिन की, तो यह आग्नेयाशयी रस है, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस है। ये जो अग्न्याशयी रस होता है, जो क्षारीय होता है, इसके स्रावण को उत्तेजित करता है, जो आंत में प्रवेश करने पर पेट की अम्लीयता को कम कर देता है। ओके, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइलेंस फीचर ऑफ बाइल जूस। पित्त रस की विशेषता क्या है? इसमें एंजाइम नहीं है, इसमें ट्रिप्सिन पाया जाता है, या अम्लीय प्रकृति का होता है, इसमें लाइपेज पाया जाता है। तो पित्त रस के बारे में अभी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, इसमें एंजाइम नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें पित्तरस एक पाचक द्रव है जो यकृत द्वारा निर्मित होता है या पित्ताशय की थैली में संग्रहित होता है। इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो भोजन में मौजूद वसा और अम्लीय वसा जो होता है उसको वसीय अम्ल में बदलना होता है। इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, अम्लीय नहीं होती, क्षारीय होती है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि इसमें एंजाइम नहीं होता है। अगला, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओटोंजनी लीवर इज। ओटोंजनी के अनुसार लीवर क्या है? ओटोंजनी एक साइंटिस्ट हैं, पूछा जा रहा है इनके अनुसार जो लीवर है वो एक्टोडर्मल, इंडोडर्मल, मिजोडर्मल या ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओटोंजनी के अनुसार जो लीवर है ये एंडोडर्मल होता है। कैसा है? एंडोडर्मल है। इसके साथ साथ अग्नाशय, पैराथायराइड, थायराइड, गैस्ट्रिक और आंतों की ग्रंथियां जो, इसके अलावा श्वास नली, फेफड़े, ये सभी एंडोडर्मल होते हैं। कैसे होते हैं? एंडोडर्मल होते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, घाव भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल द हीलिंग ऑफ वुंड। आगे बढ़ने से पहले, इसका जवाब देने से पहले आप लोग से अनुरोध है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
फटाफट से इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। क्या सही होगा इसका कि घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए। कोबालामिन, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल या फिर निकोटिनामाइड। पहली बात तो ये जानिए ये किसके किसके नेम हैं। तो कोबालामिन क्या है, तो बी 12 को कोबालामिन या साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड जिसे विटामिन सी कहते हैं। टोकोफेरॉल जिसे विटामिन ई कहते हैं, विटामिन ई। और इसके अलावा निकोटिनामाइड इसके कहते हैं विटामिन बी 3, निकोटिनामाइड या इसी को नियासिन भी कहा जाता है, विटामिन बी 3। घाव भरने के लिए कौन सा आवश्यक है, तो सही जवाब हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये घाव भरने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, इसका सही जवाब हो गया ना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन अकर्स इन। प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होता है ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लाज्मा, लीवर या बोन मैरो। प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण कहाँ होता है, सही जवाब ऑप्शन सी लीवर में। कहाँ पे होता है, लीवर में। प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण कहाँ होता है, लीवर में, यकृत में होता है। स्तनधारी जो होते हैं इनके रक्त में रक्त प्लेटलेट्स होता है या रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। और रक्त प्लाज्मा में पाया जाने वाला जो आरबीसी होता है और डब्ल्यूबीसी होता है ये अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक है। कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। अगला क्वेश्चन, which of the following as iron is essential for activity of salivary amylase। स्लैबरी एमाइलेज के एक्टिविटी के लिए कौन सा आयन जो है वो जिम्मेदार है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क करिएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन जो है ये सॉरी क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन जो है ये स्लैबरी एमाइलेज की क्रियाविधि के लिए यानी उसकी एक्टिविटी के लिए, उसके कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही बात करें कि ये किसके लिए जिम्मेदार है, सोडियम। तो सोडियम जो है ये दिल की धड़कन यानी हार्ट बीट को नियंत्रित करता है। आयरन ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, जबकि SO4 इसका हमारे बॉडी में कोई भी कार्य नहीं होता है, ठीक है। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, टोकोफेरॉल मुख्य रूप से संग्रहित होता है। टोकोफेरॉल कहाँ संग्रहित होता है, टोकोफेरॉल जिसे आप विटामिन ई कहते हैं, क्या है, विटामिन ई है, ठीक है। यह एक जीवनी विटामिन भी होता है, एक तरह का जीवनी विटामिन होता है, ठीक है। और ये कहाँ संग्रहित होता है, हमारे लीवर में। कहाँ, लीवर में। विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन कीड़ा DA, विटामिन ए या फिर आप इसे एडेक कह सकते हैं, ADE एडेक, या फिर इसे कीड़ा के नाम से भी याद कर सकते हैं। ये सभी हमारे यकृत में संग्रहित होने वाले विटामिन होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें विटामिन बी और विटामिन सी की, तो ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विटामिन बी 12 तो ये भी हमारे लीवर में स्टोर होता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जनरली विटामिन बी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन है ये जल में घुलनशील है, लेकिन विटामिन बी 12 जो है ये हमारे लीवर में स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन, मानव के आमाशय में स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान इसके पहले भी हमने बताया था 1.5 से लेकर 3.5 तक होता है। वहीं पे अगर हम बात कर लें कुछ और पीएच मान की, जैसे यहाँ पे देखिए पित्त रस जो पित्ताशय की थैली में पाया जाता है, बाइल जूस जिसे कहते हैं, इसका पीएच मान 7.5 से 7.7 होता है। लार का पीएच मान जो होता है वो 6.5 से 7.5। HCl जिसे अभी हम लोगों ने देखा 1.5 से 3.5, ठीक है, ये इसका होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ये क्वेश्चन UPPCS प्री 2006 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, पेयर्स पैसेज इन मैमल्स आर। स्तनधारी जंतुओं में पेयर्स खंड हैं। पेयर्स खंड क्या होते हैं, उत्सर्जी होते हैं, पाचक होते हैं, स्राविक होते हैं या लिम्फीय होते हैं। PGT बायोलॉजी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, जिससे इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचते रहें। सही जवाब ऑप्शन डी, स्तनधारियों में पेयर्स पैसेज लिम्फोसाइट, तिल्ली, थाइमस और टांसिल द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, पाइलोरिक एक्सट्रेट कंटेन द हार्मोन्स। पाइलोरिक अर्क में एक्सटार्ट कंटेन द हार्मोन्स, अर्क में हार्मोन्स होता है। पाइलोरिक अर्क में कौन सा हार्मोन्स होता है, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, पेनक्रियोजामिन या फिर कोलेसिस्टोकाइनिन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गैस्ट्रिन। पेनक्रियाटिक पाइलोरिक अर्क में जो हार्मोन्स होता है वो कौन सा होता है, गैस्ट्रिन होता है। गैस्ट्रिन क्या है, तो ये एक पेप्टाइड हार्मोन्स है जो अमाशय की गैस्ट्रिक एसिड यानी HCl के स्राव को उत्तेजित करने में सहायता करता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, जो स्टमक होता है ये 4 भागों में बटा होता है, आप सभी को पता होगा, बॉडी, फंडस, क्या क्या होता है, कार्डियक, फंडस, बॉडी और इसके अलावा
जो होता है पाइलोरिक, तो पाइलोरिक वाले भाग से ये निकलता है, ठीक है। कौन सा? गैस्ट्रिन, ठीक। और इसके अलावा अगर बात करें सिक्रेटिन की, तो ये इंटेस्टाइन में होता है। किसमें होता है? इंटेस्टाइन में। और कोलेसिस्टोकाइनिन ये पित्त को उत्तेजित करता है। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कफर सेल्स आर, कुफर सेल्स यानी कुफर कोशिकाएं होती हैं। कुफर कोशिकाएं एब्जॉर्बिक सेल ऑफ इलियम, एब्जॉर्बिक सेल ऑफ इलियम यानी इलियम की अवशोषण कोशिकाएं, फाइगोसाइटिक सेल ऑफ लीवर, अल्फा सेल ऑफ आइसलेट ऑफ लंगरहैंस, सिक्रेटरी सेल ऑफ सब म्यूकोजल ग्लैंड। कफर सेल्स क्या होती हैं? सही जवाब हो जाएगा कुफर सेल्स या कफर सेल्स कहते हैं ऑप्शन बी। कुफर सेल्स यकृत की फैगोसाइट कोशिका होती है, क्योंकि रुधिर में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को यकृत की कुफर कोशिकाएं भक्षण करके इन्हें नष्ट कर देती हैं, इसलिए इसे भक्षाणु क्रिया या फिर फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। अगर पूछा जाए फैगोसाइटोसिस क्या है, तो जो हमारे लीवर में हानिकारक जीवाणु होते हैं, इनको कुफर सेल्स के द्वारा जब इनका भक्षण किया जाता है, इनको खत्म किया जाता है, तो इसी प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। ये फैगोसाइटिक सेल ऑफ लीवर होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यकृत कई कार्य करता है, इनमें से एक है, यानी कि यहाँ पे आपको यकृत का कार्य बताना है। यकृत का कौन सा कार्य है? हिस्टोलाइसिस, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ग्लाइकोजेनेसिस, मेंटेनिंग साल्ट बैलेंस। यकृत क्या करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लाइकोजेनेसिस। कार्बोहाइड्रेट उपापचय का एक प्रमुख केंद्र यकृत होता है। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित चरण जो होते हैं वो होते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, जहाँ ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। फिर होता है ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजेनोलिसिस में क्या होता है? तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। फिर होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यहाँ अमीनो अम्ल वसा में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अमीनो अम्ल या वसा से क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। और ये कहाँ होता है? लीवर में होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन तीनों में अंतर बिल्कुल याद रखिएगा। पहला जो होता है इसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है। फिर होता है ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजेनोलिसिस में क्या होता है? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। फिर होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है? अमीनो अम्ल या वसा से क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। और ये सारी चीजें होती कहाँ है? यकृत में होती है, लीवर में होती हैं। अगला क्वेश्चन, बाइल्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट बिकॉज। बाइल जो है ये डाइजेशन में मदद करता है, क्यों? क्यों करता है? इट एक्टिवेट फैट डाइजेस्टिव एंजाइम, इट डिग्रेड्स फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इट एसुमुलेट फैट, या फिर इट मेक्स द मीडियम एल्कलाइन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह वसा को पायशीकृत करता है। पित्त में दो प्रकार के लवण होते हैं, आप सभी को पता है, एक कार्बनिक लवण, एक अकार्बनिक लवण। तो जो कार्बनिक लवण होता है यही क्या करता है? वसा को पायसीकरण करता है, पायसीकृत करता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर पूछा जाए अकार्बनिक लवण क्या होता है, तो अकार्बनिक लवण जो होता है ये भोजन को अम्लीय और उदासीन करता है और माध्यम को क्षारीय बनाता है, जबकि कार्बनिक लवण जो होता है ये क्या करता है? वसा का पायसीकरण करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डायस्टेमा क्या है? डायस्टेमा इज टाइप्स ऑफ टूथ, अ पार्ट ऑफ टूथ, अ स्ट्रक्चर ऑफ आई, गैप बिटवीन टीथ। डायस्टेमा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अ गैप बिटवीन टीथ। डायस्टेमा जो होता है दो दांत है, ये दो दांत है, इनके बीच का जो गैप होता है इसे डायस्टेमा कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सामान्यतः कृंतक और चवरणक दांतों के बीच में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, डक्ट ऑफ बिरसंग इज एसोसिएटेड विथ। बिरसंग की वाहिनियां संबंधित हैं गॉल ब्लैडर से, पैनक्रियास से, स्लाइवरी ग्लैंड से या यूरेट्रा से। डक्ट ऑफ बिरसंग किस में पाया जाता है, किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा पैनक्रियास से, अग्नाशय से। इसे अग्नाशयी नलिका भी कहा जाता है। पैनक्रियाटिक पैनक्रियाटिक ट्यूब भी कहा जाता है, ठीक है, डक्ट ऑफ बिरसंग को। यह पित्त नलिका या फिर बाइल डक्ट से जुड़ी होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्बेक्स प्लेक्सस पाया जाता है। ऑर्बेक्स प्लेक्सस आर फाउंड इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी या हार्ट। ऑर्बेक्स प्लेक्सस कहाँ पाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन ए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ऑर्बेक्स प्लेक्सस पाया जाता है। ये ऑर्बेक्स प्लेक्सस का एक और नाम है, इसे माइनेंट्रिक प्लेक्सस के नाम से भी जाना जाता है। ये तंत्र का एक हिस्सा होता है, ठीक है, और ये पाया कहाँ जाता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स हेल्प डाइजेशन ऑफ मिल्क। डाइजेशन ऑफ मिल्क में कौन, मतलब मिल्क के डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? तो हम सभी को पता है बच्चों में जो हेल्प करता है वो रेनिन होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि प्रोटीन के पाचन में मदद तो पेप्सिन भी करता है, लेकिन मिल्क के डाइजेशन में रेनिन करता है, और रेनिन ही आगे चल के पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी रेनिन का स्थान हमारा पेप्सिन ले लेता है। तो दोनों ही जो है मिल्क के डाइजेशन में रोल प्ले करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ से देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन देख के आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप इनमें से एक क्वेश्चन को भी सही मिला ले जाएंगे ना, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाते हैं। देखिए कैसे, अगर आप में इनमें से किसी का भी नाम नहीं सुना होगा, तो एक नाम तो सुना होगा कैरेटीन प्रोटीन का। कैरेटीन प्रोटीन जो हमारे शरीर को, हमारे बालों को काला रंग प्रदान करता है, ये किस में पाया जाता है? तो ये हमारे हेयर में पाया जाता है। सी का फोर देखिए आप केवल ऑप्शन एक में ही दिख रहा है, यानी ऑप्शन डी में ही दिख रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी। लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं। पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट उपापचय, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से कौन संबंधित है? तो इंसुलिन संबंधित है। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से बीटा ऑक्सीडेशन संबंधित है। कैरेटीन हेयर में पाया जाता है, और हेपेरिन जो है ये एंटीकोगुलेंट होता है। इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे। तो इसका जो सही जवाब, अगर आपको चौथे का तीसरा भी पता है, तो फोर्थ का 3 केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं एलिमिनेशन मेथड से। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द रॉ स्टार्च प्रेजेंस इन द डाइट इज डाइजेस्ट। पाचन की प्रक्रिया के दौरान आहार में उपस्थित कच्चा स्टार्च पच जाता है। जो कच्चा स्टार्च होता है वो कहाँ पच जाता है? केवल लार एमाइलेज द्वारा, केवल अग्नाशयी एमाइलेज द्वारा, लार और अग्नाशयी एमाइलेज दोनों के द्वारा, कि बिल्कुल नहीं पचता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पाचन की प्रक्रिया में आहार में मौजूद कच्चा स्टार्च ग्लाइकोजन और डेक्स्ट्रिन में टूटने के लिए छोटी छोटी आंत में एंजाइम लार अमाइलेज और अग्नाशयी अमाइलेज में मौजूद लार ग्रंथि में पच जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिल गया है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों, सभी रिश्तेदारों तक शेयर करिए। थैंक यू। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा।